प्यारे साथियों, यदि आप लोग भी क्लास 12th का फाइनल एग्जाम 2025 में देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों भी किस वीडियो में ना हम लोग हिंदी का शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि जो लघुत्तर या प्रश्न 2 मार्क्स वाला हम लोग देखने वाले। प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं, आपके फाइनल एग्जाम 2025 में होने वाला है। इसमें प्यारे बच्चों टोटल जो है ना 2 नंबर में प्रश्न लगभग 5 पूछा जाता है और 10 नंबर के लिए यह होगा। तो अभी किस वीडियो में हम लोग 10 नंबर के लिए पूरा कंप्लीट करेंगे, यानी कि अभी हम जो भी क्वेश्चन करवा देंगे इससे बाहर एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं रहेगा, यानी कि सारा का सारा क्वेश्चन इसी से आपके एग्जाम में रहेगा और 10 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, इसी चैनल पे आपका डेली क्लास होता है। प्यारे बच्चों, अगर व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह ज्वाइन करना चाहते हो तो 98 355 16 710 पर आपको क्या करना है, सबसे पहले हाई क्लास 12th, उसके बाद अपना नेम, जिला का नेम लिख करके आपको क्लास 12th में आपका साइंस है या फिर आर्ट्स से जो भी होगा लिख करके आपको भेज देना। मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। और मैं बता दूं, इसी चैनल पे ना प्यारे बच्चों डेली रात में 8 बजे आर्ट्स वाले बच्चों का क्लास चलता है और शाम में प्यारे बच्चों जो है ना 7 बजे साइंस वाले बच्चों का चलता है। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना पहली बार अगर आए होंगे। तो चलिए फटाफट से जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों बिल्कुल हम लोग पूरा क्वेश्चन करेंगे, 10 नंबर के लिए आपका यह पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। पूरा कंटिन्यू वीडियो को देख लेना और एक क्वेश्चन को हो सके तो पेन कलम निकाल करके नोट कर लेना और आगे हम आपको इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा ये भी बता देंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो ना प्रवृत्ति मार्ग और जो ना निर्वृत्ति मार्ग क्या है। तो देखिए इसका उत्तर होगा कि वह रास्ता जिस पर चलकर गृहस्थ यानी कि जो है ना शादी करने के बाद जो जीवन होता है यानी कि गृहस्थ जीवन को अपनाया जाता है उसे जो ना प्रवृत्ति मार्ग कहते हैं। साथ में जबकि जिस रास्ते में नारी को छोड़कर संन्यास को चुनना जो है ना संन्यास को चुना जाता है उसे क्या कहा जाता है, निर्वृत्ति मार्ग। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया कि बातचीत का तरीका क्या है। ठीक है, तो याद रखिएगा बातचीत का तरीका यह है कि खुद की बातों को करने के साथ साथ जो है ना दूसरों की बातों को भी सुने तथा अगर 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं तो वहां अचानक ना पहुंच जाए। चलिए इसके बाद देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि गांधी जी के शिक्षा संबंधी आदर्श क्या है। तो उत्तर होगा कि गांधी जी तत्कालीन शिक्षा पद्धति को से जो है ना संतुष्ट नहीं थे। वे वर्तमान शिक्षा पद्धति को बड़ा खौफनाक और जो ना है मानते थे। उनका आदर्श बच्चों में शिक्षा और चरित्र का विकास करना था। तो इस प्रकार से आंसर। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद होगा उनके अनुसार जो उनके मतानुसार यानी कि उनके अनुसार वर्तमान शिक्षा पद्धति बच्चों को वैसे जो ना बौना बनाती है। उनका आदर्श कि बच्चों ऐसे पुरुष और नारी के संपर्क में आए जो सुसंस्कृत हो, जिनका चरित्र क्या हो, उत्तम हो और कार्य संपादन की पद्धति श्रेष्ठ हो। गांधी जी की वास्तविक शिक्षा यही थी कि वे ये बच्चों में ज्ञान, चरित्र और बौद्धिक विकास चाहते थे। उनका यह कदापि मानना नहीं था कि शिक्षा प्राप्ति के बाद परंपरागत व्यवसाय या फिर व्यवसाय को त्याग दिया जाए यानी नौकरी को त्याग दिया जाए। वे मानते थे कि बच्चों द्वारा प्राप्त ज्ञान गांवों को उन्नति के शिखर पर ले जाएगा। गांधी जी का शिक्षा संबंधी आदर्श यही थे। तो इस प्रकार से इसका आंसर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि उत्सव कौन और जो ना उत्सव कौन और क्यों मना रहा है। ठीक है, तो उत्तर होगा उत्सव जो है ना प्यारे बच्चों उत्सव शासक वर्ग मना रहे हैं युद्ध जीतने की खुशी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे जो बोला जा रहा है प्यारे बच्चों, प्रश्न क्या बोला जा रहा है, 5 नंबर प्रश्न है कि बुद्ध को नारियों को बौद्ध धर्म में प्रवेश की अनुमति क्यों नहीं देनी पड़ी। तो देखिए बुद्ध ने अपने पत्नी के आग्रह पर अनिच्छा से नारियों को बौद्ध धर्म में प्रवेश की अनुमति देनी पड़ी। चलिए आगे 6 नंबर क्वेश्चन की बाजा बजाना का क्या अर्थ है। तो उत्तर होगा बाजा बजाना का अर्थ है सत्ताधारी का गुणगान करना और उसकी हाँ में हाँ मिलाना। चलिए 7 नंबर है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि बुद्ध ने आनंद से क्या कहा। तो उत्तर होगा बुद्ध ने आनंद से कहा कि बौद्ध धर्म 1500 वर्षों तक चलेगा, लेकिन बौद्ध धर्म में नारियों के आने के से जो ना अब ये 500 वर्ष तक ही चलेगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 9 नंबर बोला गया है। प्रश्न है कि रामचरितमानस को किसने लिखा है। तो इसको तुलसीदास ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि चांद का मुंह टेढ़ा है तो क्यों है। तो बिल्कुल मुक्ति बोध के कारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है शिवाजी की तुलना भूषण ने किन किन जो है ना किन किन से किया। तो उत्तर होगा शिवाजी की तुलना भूषण ने इंद्र, राम, परशुराम, चीता, मृगराज, कृष्ण इत्यादि से की है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि
गैंग्रीन क्या है? तो उत्तर होगा गैंग्रीन ऐसा एक रोग है जिसमें खून के प्रवाह की कमी के कारण उत्तक मर जाता है, यानी व्यक्ति मर जाता है। इससे हाथ तथा पैर में गहरा घाव हो जाता है और वह तेजी से फैलता है। चलिए आगे क्वेश्चन में यहाँ पर 12 है कि विष्णु मानक को लड़ाई में क्यों भेजी थी? तो उत्तर होगा विष्णु अपने बेटे को एक लड़ाई में कुछ पैसे कमाने हेतु भेजी थी ताकि मुन्नी की शादी के लिए जो ना कपड़े खरीदे जा सके। मुन्नी क्या थी? मानक का वाहन था। चलिए क्वेश्चन आप देखेंगे तो 13 नंबर है, वजीरा सिंह कौन था? तो याद रखिएगा वजीरा सिंह उसने कहा था शीर्षक कहानी का एक पात्र है जो पलटन का विदूषक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अगली जो क्वेश्चन आपसे यहाँ पर ना 14 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है। प्रश्न क्या बोला गया प्यारे बच्चों कि तुलसीदास को किस वस्तु की भूख है? तो याद रखिएगा तुलसीदास राम की भक्ति के भूखे हैं। वे राम के समक्ष उसने अपने को क्या किया? उसने जो है ना खुद को समर्पित करके भक्ति की भीख मांगते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, भगत सिंह की विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं हैं? तो याद रखिएगा भगत सिंह विद्यार्थियों से अपेक्षा करते हैं कि वे तन मन धन से देश की सेवा करें। वे चाहते हैं कि विद्यार्थियों देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दे। वे चाहते हैं कि विद्यार्थी पढ़े लेकिन साथ ही उन्हें पॉलिटिक्स यानी कि जो राजनीति का भी ज्ञान हो। चलिए क्वेश्चन में यहाँ पर सुन रहा है कि बूढ़ा जो ना मशक वाला क्या कहता है और क्यों कहता है? तो उत्तर होगा कि बूढ़ा मशक वाला युद्ध का सत्य जानता है। वह कहता है कि हम एक बार फिर हार गए और बाजे के साथ हार लौट रही है। वह सत्य को जानता है, उसने लड़ाई के अंजाम को देखा है और वह अपने हृदय की बात को कहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 17 नंबर है जो ना हरचरणा, ठीक है प्यारे बच्चों, हरचरणा कौन है? उसकी क्या पहचान है? तो उत्तर होगा हरचरणा आम आदमी है, आम आदमी का प्रतिनिधि है। आम आदमी अभाव में जीता है और महावरी नेताओं, ठीक है, महावरी नेताओं का गुणगान करता है। हर चरना ढीला ढाला जो ना पाजामा पहने राष्ट्रीय त्योहार के दिन झंडा फहराए जाने के कार्यक्रम में सम्मिलित होता है और इस लोकतांत्रिक जो ना व्यवस्था में भी अधिनायक का गुणगान करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे 18 नंबर है कि शिवाजी की तुलना भूषण जो ना शिवाजी की जो तुलना है प्यारे बच्चों भूषण मृगराज से क्यों की गई है? तो उत्तर होगा वीरस के कवि भूषण ने शिवाजी की तुलना जंगलों के राजा शेर से की है। विशाल जो ना शरीरधारी जंगली हाथी को शेर मार डालता है। हाथी एक जो ना स्थूल जानवर है जबकि शेर एक फुर्तीला जानवर है। हाथी और शेर की लड़ाई में हाथी मारा जाता है। उसी प्रकार शिवाजी वीर साहसी और पराक्रमी थे। वे मृगराज की तरह पराक्रमी वीर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा अगली क्वेश्चन आपके सामने 19 नंबर है कि लहना सिंह ने बोधा के प्रति किस त्याग का परिचय दिया है? तो उत्तर होगा कि बोधा सिंह खाली बिस्कुटों के जो ना टीन पर अपने हाथ कंबल बिछाकर और बरान कोट ओढ़ सो रहा था। वह कंबल लहना सिंह का था। लहना सिंह पहरे पर थे पर एक आंख बोधा सिंह पर भी टिकी हुई थी। बोधा सिंह पर जो ना कराहा उसने पानी मांगा। लहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा कैसा है? बोधा ने बताया जो ना कंपकपी छूट नहीं रही है, रोम रोम जो ना तार दौड़ रहे हैं, दांत अज रहे हैं। और लहना सिंह उसको अपना कंबल दे चुका था, अपनी जो ना जर्सी भी देना चाहता है। बोधा ने यह पूछा कि अभी तुम क्या पहनोगे? तो वह पहले यह कहता है कि मेरे पास जिगरी है और मुझे गर्मी भी लगती है। लहना सिंह एक सफ़ेद झूठ बोल देता है, उसके पास दूसरी गर्म जर्सी है। आज सवेरे ही आई है, विलायत से कहकर उसने बोधा सिंह को अपनी जर्सी पहना दी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है जो ना दलविहीनी लोकतंत्र और साम्यवाद में कैसा संबंध है? तो बिल्कुल उत्तर होगा दलविहीनी लोकतंत्र सर्वोदय का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है। ग्राम सभाओं के आधार पर दलविहीनी प्रतिनिधित्व की स्थापना हो। दलविहीनी लोकतंत्र मार्क्सवाद और
और लेनिनवाद के उद्देश्यों में से है। मार्क्सवाद के अनुसार समाज जैसे जैसे साम्यवाद की ओर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे राज स्टेट का क्षय होता जाएगा और अंत में जो ना स्टेट लैंड सोसाइटी की स्थापना होगी। वह समाज आवश्यक ही लोकतांत्रिक होगा, बल्कि उसी समाज में लोकतंत्र का सच्चा स्वरूप प्रकट होगा या लोकतंत्र निश्चय ही दलविहीन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अगली क्वेश्चन यहाँ पर जो है ना 21 नंबर है, जेपी किस प्रकार नेतृत्व देना चाहते थे। तो याद रखिएगा वे साफ कहते हैं कि उन्हें नेता नहीं बनना है। मुझे यह भी मंजूर नहीं है कि कोई मुझे जो ना डिक्टेट करे कि जयप्रकाश नारायण तुम्हें यह कहना है। वह कहते हैं कि मैं नेतृत्व छोड़ दूंगा। एक बात उन्होंने कही कि सबकी सलाह लूंगा, तालियां नहीं। बात सुनिए, बात समझिए, सबकी बात मैं भी सुनूंगा। छात्रों की बात जितना भी ज़्यादा होगा, जितना भी समय मेरे पास होगा, समझूंगा, उनसे बहस करूंगा और अधिक से अधिक उनकी बात स्वीकार करूंगा। जन संघर्ष समितियों की भी बात सुनूंगा, पर फैसला मेरा ही होगा। सबको आज्ञा माननी ही होगी, तभी इस नेतृत्व का कुछ मतलब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता के बढ़ने का कारण क्या है। तो उत्तर होगा कि बिहार के उत्तर में, ठीक है, बिहार के उत्तर पश्चिम कोण में जो ना अवस्थित चंपारण की भूमि पेड़ पौधे और जंगलों से भरी हुई थी। इन पेड़ों की कटाई कृषि और अन्य आवश्यकताओं के लिए कर दी गई। बरसात के दिनों में यहाँ की नदियाँ वाद का भारी जो ना पानी ला देती है। मसान, उसके बाद सिकराना, पंडई और गंडक इत्यादि नदियाँ यहाँ के निवासियों को जो है ना ललकाराती है। चारों ओर जल ही जल दिखाई पड़ती है। चलिए क्वेश्चन में यहाँ पर 23 नंबर है, प्रश्न बोला गया कि गंगा नदी पर पुल बनाने में अंग्रेजों ने दिलचस्पी क्यों नहीं ली। तो उत्तर होगा चंपारण में नीले गोले किसानों यानी कि नील की खेती का जो शोषण और अन्य अत्याचार करते थे। दक्षिण बिहार के बागी विचारों का असर चंपारण में देर से पहुंचे, इसलिए गंगा पर जो है ना गंगा पर पुल बनाने की स्कीम में तत्कालीन शासन ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और यो वर्षों जो ना 100 वर्षों, प्यारे बच्चों देख लीजिएगा, 100 वर्षों तक चंपारण में जो ना नील्हे गोल्हे का राज ब्रिटिश साम्राज्य की जो ना छन्न छाया में पनपता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 24 नंबर है, गांधी जी ने झोपड़ी कहाँ बनाई थी। तो उत्तर होगा सन 1917 में पुंडलीक जी को गांधी जी ने बेलगांव से मिट्टी रहवा बुलाया था। आश्रम में रहकर बच्चों को पढ़ाने और ग्रामवासियों के दिल का भय दूर करने के लिए पुंडलीक जी ने वह कमरा दिखाया जहां बैठकर गांधी जी काम करते थे और वह मेज जिस पर उन्होंने चिट्ठियां लिखी एक मठ के निकट यह आश्रम है। गांव में गांधी जी को आसरा देने की किसी को हिम्मत नहीं थी। मठ के महंत ने एक जो ना महुए के पेड़ के नीचे जगह दी। गांधी जी ने वहीं खटिया बिछा ली और बाद में एक झोपड़ी बनाई जिसमें डॉक्टर देव आकर रहे और आश्रम चलाते रहे। उस झोपड़ी को एक जो ना MN साहब के जो ना कर्मचारियों ने जला दिया। बाद में वह जो ना खपरेल का भवन बना जो अब भी कुछ मौलिक अवस्था में है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि नामवर सिंह किन कविताओं को श्रेष्ठ मानते हैं। तो उत्तर होगा आज का आलोचक अधिकांशता कविताओं की है सामाजिक सार्थकता ढूंढने का ही प्रयास कर रहा है। यही कारण है कि श्री नामवर सिंह भी विशेष रूप से उन कविताओं को श्रेष्ठ मानते हैं जो सीधे साधे सामाजिक ना होकर अपनी जो है ना व्यक्तिकता और आत्म परकता के कारण परगीत काव्य की कोटि में आती है। चलिए क्वेश्चन में यहाँ पर 26 बोला जा रहा है, प्रश्न की वाक्य क्या झूठन शीर्षक सार्थक है। तो देखिए उत्तर होगा प्यारे बच्चों कि झूठन एक वाल्मीकि परिवार की व्यवस्था है। उस परिवार को झूठन ब्याह शादी आदि में प्राप्त होती है। उसको सुखाकर परिवार के सदस्य
जो ना बड़े चाव से खाते थे। यह उन जैसे हजारों परिवारों का जो ना तत्कालीन दुर्भाग्य ही था। इस दृष्टि से यह शीर्षक सार्थक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा अगली क्वेश्चन आपसे 27 नंबर बोला जा रहा है कि उषा का जादू कैसा है। तो उत्तर होगा उषा रंग रूप मादक है, उसका जो है ना आगमन और भी अधिक मद भरा है, चारों ओर हलचल मचा देता है और उसका प्रभाव भी विलक्षण है। उसके जादू का ही प्रभाव है कि नील शंख के समान दिखाई देता है, कभी वहीं जो है ना आकाश दिखाई देता है मानो राख से लिपा हुआ गीला चौका हो अथवा लाल केसर के जल से धुरी कोई काली सील हो अथवा किसी प्लेट पर लाल कड़िया जो ना घड़िया पोट दी गई हो। यह जो ना उषा का ही प्रभाव है कि वह अपना जादू बड़े प्रभावी ढंग से बिखेर देती है और वह सूर्योदय से पूर्व भी करती है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि हार जीत कविता में किस प्रश्न को उठाया गया है। और उसके बाद देखिए ये एक क्वेश्चन हुआ, इसके बाद हार जीत कविता का केंद्रीय भाव क्या। तो दोनों क्वेश्चन का उत्तर एक ही होगा। तो आपको लिखना है प्यारे बच्चों, हार जीत कविता में देश की राजनीति, युद्ध, इतिहास और आम आदमी को लेकर के आधुनिक प्रसंगों द्वारा अनेक प्रश्न उठाए गए हैं। वर्तमान में राष्ट्र और जन की क्या स्थिति है, इस ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया गया है। उक्त गद्य कविता में कवि द्वारा प्रयुक्त शासक, सेना, नागरिक और मशक वाला शब्द प्रतीक योग है। शासक वर्ग अपनी दुनिया में रमा हुआ है, नागरिकों की स्थिति बड़ी है ही असमंजस वाली है। मशक वाला पूरे घटनाक्रम की सही जानकारी रखता है, लेकिन उस पर बंदिशें की ओर बंदिशें ही देखिएगा बच्चों, बंदिशें है कि वह सत्य से अवगत किसी को नहीं कराए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 29 नंबर प्रश्न आपसे बोला जा रहा है। प्रश्न क्या बोला गया प्यारे बच्चों कि पंच परमेश्वर के खो जाने को लेकर के कवि चिंतित क्यों है। तो उत्तर होगा कि गांवों की पुरानी व्यवस्था तथा नैतिक मूल्यों का वर्तमान व्यवस्था द्वारा हराश कवि की चिंता का विषय है। नई व्यवस्था में पंचायती राज में मानव पंच परमेश्वर खो गए हैं। पुरानी ग्रामीण व्यवस्था में गांवों के विवाद को निपटने में पंच परमेश्वर तथा पंचायत की भूमिका का वर्णन किया गया है। वहीं वर्तमान पंचायती राज व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार, अनिकता और अराजकता की ओर संकेत किया गया है। कवि की ऐसी प्रतीति है कि पंच परमेश्वर का सौभ्य रूप पंचायती राज की अव्यवस्था तथा अन्याय के अंधकार में लुप्त हो गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन जो आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है, प्रश्न बोला गया कि गांव का घर कविता के केंद्रीय भाव पर विचार करें। तो उत्तर होगा कि बदलते परिवेश और आचार विचार से कवि अत्यंत ही चिंतित है। गांवों में पसर रही कुरीतियों, कला और वैमनस्य से संवेदनशील कविता उदास और चिंतित है। गांव का घर एक कालजयी कृति है। बड़ों के प्रति आदर और आत्मीयता के भाव विलुप्त होते जा रहे हैं। घर की ढाती दीवार अपनी अतीत की गाथा को लेकर के अवस्थित है। अब वचन भी तो नहीं रहा जहाँ निशुक प्यारे बच्चों एक सेकेंड देख लीजिएगा, निशुक लपता और सहज भाव अपने आप उभरता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं। तो उत्तर होगा वेन जॉनसन के अनुसार बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, जो सर्वथा उचित है। एडिसन के अनुसार असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच ही हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 32 है, रामचंद्र शुक्र के अनुसार काव्य आदर्श क्या थे। उत्तर होगा कि रामचंद्र शुक्र के अनुसार काव्य सिद्धांत के आदर्श भी प्रबंध और काव्य की ही थे। आधुनिक कविता से उन्हें शिकायत थी कि इसका कारण काव्य में जितना जीवन की अनेक परिस्थितियों की ओर ले जाने वाली प्रसंगों का या फिर आख्यानों की उद्भावना बंद सी हो गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 बोला जा रहा है प्रश्न यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन में यहाँ पर 33 नंबर आपसे बोला जा रहा है कि नारी की पराधीनता कब
से आरंभ हुई? तो उत्तर होगा कि जब मानव जाति की कृषि देखिएगा, मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया, तब से जो है ना, तब से नारी की पराधीनता आरंभ हो गई। इसके आविष्कार से नारी घर में सिमट कर रह गई, उसका जीवन सीमित हो गया और वह पुरुषों के अधीन हो गई। क्वेश्चन नंबर 34 है कि कबीर के ईश्वर का रूप कैसा है? तो बिल्कुल उत्तर होगा कबीर के ईश्वर का रूप निर्गुण और निरंकार है। उनका कोई आकार प्रकार नहीं है, उनका ना तो जन्म होता है और ना ही अवतार लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर 35 बोला गया, बिटिया से जो है ना, बिटिया से सवाल किया गया कौन सा? तो देखिए बिटिया से यह सवाल किया गया है कि आसपास कहाँ कहाँ लोहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे एक और बोला गया है। ये क्वेश्चन आपसे क्या बोला जा रहा है? जहाँ भय है वहाँ मेघा नहीं हो सकती, क्यों? तो उत्तर होगा जी कृष्ण मूर्ति कहते हैं कि जहाँ भय है वहाँ मेघा नहीं हो सकती। भय के कारण स्वतंत्रता बाधक बनी रहती है। हम जीवन के विभिन्न परिस्थितियों एवं जो ना परंपराओं से भयभीत रहते हैं, इसी कारण हम किसी कार्य को स्वतंत्र होकर नहीं करते हैं, हमें सफलता नहीं मिलती। क्वेश्चन नंबर 36 है, प्यार का इशारा और क्रोध का जो ना दुधारा से क्या तात्पर्य है? तो उत्तर होगा प्यार से सभी लोग जीवन जीते हैं, जबकि क्रोध की तलवार से बड़े बड़े पूंजीपतियों का नाश हो जाता है। एक तरफ जनता का शोषण करने वालों के खिलाफ लड़ाई चलती है, तो दूसरी ओर जन संघर्ष करने वाले श्रमजीवी प्यार से रहते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर 37 है, माँ के लिए अपना मन जो ना समझना कब कठिन है और क्यों? तो उत्तर होगा जब कोई माँ अपने बेटे को खो देती है, तब उसके लिए अपने मन को समझना कठिन हो जाता है। माँ अपने बेटे के बिना जीवित नहीं रह सकती। बेटे के मृत्यु के बाद माँ को जीवन नीरव लगने लगता है, इसी कारण माँ को अपना मन समझना कठिन लगता है। क्वेश्चन में यहाँ पर 38 बोला गया कि नवादास ने अपने छप्पल में कबीरदास के बारे में क्या कहा है? तो उत्तर होगा जो व्यक्ति जो है ना अपने भक्ति से विमुख होता है, वह अपना सारा धर्म सहमत कर लेता है, वह अपने योग व्रत धर्म आदि को तुच्छ बना देता है, वह अपने कर्मों की महत्ता को नहीं समझता, और अतः मनुष्य को योग व्रत समय हित के माध्यम से सद कार्यों को करना चाहिए। इससे दूर रहकर वह भक्ति के सभी स्वरूपों का वर्णन नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप लोग देखिएगा प्यारे बच्चों, तो 39 नंबर है, बरसात को सरस कहने का क्या अभिप्राय है? या फिर एक और क्वेश्चन होगा, सरस बरसात से क्या तात्पर्य? तो दोनों क्वेश्चन का उत्तर एक ही होगा कि जल सरस है, वह सृष्टि में रस का संचार करता है। जल बरस कर वृक्ष पौधे फल संबे रस आदि का संचार करता है। गर्मी में पृथ्वी बूंदों के लिए तरसती है, जब वर्षा होती है तो सारे जीवन जंतु आनंद से विभारे हो जाते हैं। जीवन में श्रद्धा भी यही कार्य करती है, वर्षा वसंत धरा पर ही कार्य करती है, इसीलिए बरसात को सरस कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में यहाँ पर 40 बोला गया कि सजल जल जात का क्या अर्थ है? तो उत्तर होगा सजल जल जात का अर्थ है कि जल से उत्पन्न होने वाला या जल में खिला सुंदर कमल, जहाँ उसका प्रतिकाल है कि मामिक जीवन के मार्मिक क्षणों में सदा कमल के सदृश खिलने वाला व्यक्ति। चलिए क्वेश्चन में 41 है, लोहा क्या है, इसकी खोज क्यों की जा रही है? तो उत्तर होगा लोहा से कर्म का तात्पर्य है। उसके बाद देखिएगा व्यक्ति कर्म करता है और लोहा कठिन कर्म का प्रतीक है। हर मेहनत कश लोहा का प्रतीक है। घर गृहस्थी के औजार लोहा से ही निर्मित होते हैं। स्त्रियां भी लोहा का ही प्रतीक है, वे भी रोजमर्रे की जिंदगी में अपने कर्मों में लगी रहती है। लोहा अधिकतर
सर्वहारा वर्ग के पास रहता है। यदि मेहनत कश आदमी कर्म करना छोड़ देगा तो सामाजिक संरचना बिगड़ जाएगी, इसलिए लोहे की खोज हो रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है, तुलसी सीता से कैसी जो ना सहायता मांगते हैं? तो उत्तर होगा, तुलसी सीता से कहते हैं कि हे माँ, आप प्रभु श्री राम के सबसे निकटवर्ती हो, आप प्रभु से मेरी जो ना सिफारिश कर दीजिएगा कि यदि वे मेरे बारे में पूछे तो बताएंगे कि मैं उनकी शादी का दास हूँ, जिसका उदर भी प्रभु की कृपा से भरता है। प्रभु तो कृपालु है, वे भक्त वत्सल और वे मुझ पर कृपा जरूर करेंगे, तब मेरा उद्धार हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 बोला गया प्रश्न कि उसने कहा केंद्रीय भाव क्या है, वर्णन करें। तो उत्तर होगा, यह कहानी युद्ध के रेगिस्तान में प्रेम की जो ना मृग मरीचिका के समान है। इस कहानी में युद्ध की जो ना भयावहता और प्रेम की निश्चलता को देखा जा सकता है। बचपन का प्रेम कितना पवित्र और अस्थायी बन सकता है, यह भी इस कहानी में दिखाया गया है। सूबेदारिन राणा सिंह को उसकी प्रेम कहानी याद दिलाकर प्यार का जो ना उपहार मांगती है, और यही सात्विक प्रेम की जो ना प्रगता है कि यह प्रेम ही इस कहानी का केंद्रीय भाव बन गया है। तो देखिए प्यारे बच्चों, अगली जो क्वेश्चन है यहाँ पर 44 नंबर प्रश्न आपसे बोला जा रहा है। प्रश्न क्या बोला गया है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। प्रश्न बोला गया है कि अगर हम में जो ना वाक शक्ति यानी बोलने की शक्ति ना होती तो क्या होता। तो देखिए, अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो गूंगे होते। सृष्टि की सर्वोत्तम कृति मानव है तथा इसमें उनकी वाक शक्ति यानी बोलने के कारण वह वार्तालाप करता है, अपने विचारों को रखता है तथा दूसरों के बात को सुनता है। अगर वाक शक्ति ना होती तो जानवरों के समान हम लोग भी हो जाते, अतः वाक शक्ति ईश्वर द्वारा दी गई अनमोल उपहार है। क्वेश्चन नंबर 45 है, भ्रष्टाचार की जड़ क्या है। उसके बाद एक और क्वेश्चन होगा, इसे दूर करने के लिए आप क्या सुझाव देंगे। तो देखिए उत्तर होगा, जेपी के अनुसार भ्रष्टाचार की जड़ सरकार की गलत नीतियां हैं। इसके कारण भूख, महंगाई, बेरोजगारी, घूसखोरी तथा कालाबाजारी है। इस भ्रष्टाचार के जीवन नष्ट हो रहा है। इसे दूर करने के लिए सरकार का सामाजिक तरीके से नीति बनाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 46 है कि प्रश्न बोला जा रहा है बच्चों की चोर और मन किसे कहते हैं। तो उत्तर हो जाएगा कि पश्चिम चंपारण में एक गंडक नदी के दोनों ओर ताल दिखाई देते हैं। ये कहीं गहरे हैं तो कहीं जो ना उधले पर जल से भरे हैं। इन जल से भर ताल को ही क्या कहा जाता है, चोर और मन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 47 आपसे बोला जा रहा है। प्रश्न क्या बोला गया है कि सड़कों को क्यों जो है ना सींचा जा रहा है। तो उत्तर होगा, सड़कों को इसलिए सींचा जा रहा है क्योंकि ताकि जब विजय जो है ना सारस निकले तो सड़कों का धूल ना पड़े, क्योंकि धूल से राजा की छवि खराब की जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है, डायरी क्या है। तो उत्तर होगा, डायरी व्यक्ति के विचारों की एक रचना है जिसमें व्यक्ति तिथि क्रम के अनुसार अपने जीवन की घटनाओं को रचता है। डायरी से ही पता चलता है कि व्यक्ति यथार्थ को जीता नहीं बल्कि यथार्थ को रचता भी है। क्वेश्चन नंबर 49 बोला जा रहा है कि प्रगति क्या है। तो उत्तर होगा कि प्रगति सुख दुख की आवेशमयी अवस्था विशेष के गिने चुने शब्दों में स्वर की जो ना साधना की अभिव्यक्ति ही गीत या प्रगीत है। क्वेश्चन नंबर 50 है कि जो ना ढोंग शब्द का क्या आशय। तो उत्तर होगा ढोंगर। ठीक है बच्चों, ढोंगर और भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ भाड़े का मजदूर होता है। वास्तव में धागर एक आदिवासी है जिसे नील है चंपारण लाए थे नील की खेती में काम करने के लिए, क्योंकि ये काफी साहसी और परिश्रमी प्रवृत्ति का था। क्वेश्चन नंबर 51 है कि चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता के क्या कारण थे। तो उत्तर होगा कि चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता का
का मूल कारण जंगल को काटना था और वृक्ष अपने जड़ों से मिट्टी को पकड़े रहता है। साथ ही नदियाँ के जल गति को भी जो है ना काम करते हैं, पर वनों की कटाई के कारण नदी जल पर नियंत्रण करने वाला कोई अन्य विकल्प ना था, जो चंपारण में बाढ़ का मूल था। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 52 है कि जो ना पुंडलीक जी कौन थे? तो उत्तर हो जाएगा कि पुंडलीक जी गांधी जी के आदेश पर चलने वाला एक सच्चा गांधीवादी पुरुष था। गांधी जी द्वारा स्थापित भिट्टी रहवा आश्रम विद्यालय के शिक्षक थे। पहले यह व्यवस्था थी कि अगर कोई साहब आए तो जो ना गिरिपति उसके घोड़े का लगाम पकड़े, पर एक बार जो है ना एक साहब उनके विद्यालय आए, उन्होंने घोड़े का लगाम पकड़ने से मना कर दिया तथा विद्यालय आने को कहा। तो चलिए आगे बढ़ते। तो देखिएगा अगली क्वेश्चन आपसे यहाँ पर ना 53 नंबर बोला गया कि मानक और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना जो है ना चाहते थे? तो होगा मानक बर्मा की लड़ाई में अंग्रेज फौज की तरफ से जापानी सेना के विरुद्ध लड़ रहे थे। चूंकि लड़ाई में सिपाही एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, इसलिए वे एक दूसरे को मारना चाहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 है, शिक्षा का क्या अर्थ है? तो उत्तर होगा शिक्षा का अर्थ जीवन सत्य परिचित कराना, जीवन की प्रक्रिया को समझना। शिक्षा हमारे जीवन की सभी समस्याओं का निराकरण करने वाली यंत्र है। यह सीखने और सिखाने की कला है, जीने की राह है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 है, विद्यार्थी को राजनीति में क्यों भाग लेना चाहिए? उत्तर होगा विद्यार्थी देश के कर्मधार होते हैं। भविष्य की भाग दौड़ उन्हीं को लेना है। देश में समस्या सुधार का हिस्सा है। यदि वह राजनीति में भाग लेंगे तब जाकर के ही व्यवस्था और उनकी जो ना अच्छाई या बुराई को समझ पाएंगे और उसमें सुधार का मार्ग प्रशस्त कर पाएंगे। इसलिए छात्र को राजनीति में भाग लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 56 है कि कला के लिए एक सिद्धांत क्या है? तो उत्तर होगा कला के लिए यह मुकुट काव्य की विशेषता है कि जिसमें रामचंद्र शुक्र कहते हैं कि मुकुट काव्य में यथार्थ प्रकता अलग हो सकती है, सामाजिकता में संभावना का पूरा एहसास होता है। चलिए क्वेश्चन में यहाँ पर 57 बोला जा रहा है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? तो बिल्कुल आप देखेंगे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने का एक तरीका है जिसमें व्यक्ति समय परिस्थिति स्थान को ध्यान में रखते हुए वार्तालाप करते हैं। जैसे कभी मन को रमाने के लिए तो कभी समय को बिताने के लिए, कभी अपने अकेलापन को दूर करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो देखिएगा 58 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है प्रश्न की लाना सिंह कौन था? तो उत्तर होगा लाना सिंह 77वीं सिख राइफल्स का जमादार था, जो बचपन में टांगा से टांगा में एक लड़की का प्राण बचाया और उससे प्रेम कर बैठा और अंत में अपना प्राण देकर भी उस लड़की के पति और पुत्र का प्राण बचाया। यह उसने कहा था कहानी का मुख्य पात्र। चलिए क्वेश्चन 59 है, भगत सिंह के अनुसार किस प्रकार की मृत्यु अच्छी है? तो उत्तर होगा भगत सिंह के अनुसार देश सेवा के लिए दी गई फांसी और मृत्यु सुंदर है, क्योंकि इसमें व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती बल्कि वह अमर हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 है, दानव दुरात्मा का मतलब क्या है? तो उत्तर होगा दानव दुरात्मा का मतलब है कि मानव जो मानवीय गुणों से पैर हो, उसका दृष्टिकोण और सामाजिक उसके बाद देख लीजिए सामाजिक अव्यवहारिक और समाज तथा राष्ट्र विरोधी हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 है कि कवित्री का खिलौना क्या है? तो उत्तर होगा कवित्री का एक खिलौना उसका पुत्र है, जिसे देखकर और उसके साथ रहकर सारे आनंद पा लेती है, अतः कवित्री अपने पुत्र को खिलौना के रूप में स्वीकार करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 62 है, ट्रिक्स क्या है? उसका रिकॉर्ड होगा कहानी में किसका प्रतीक है? तो देखिए उत्तर होगा तिरछी छिपकली प्रजाति का एक
एक जहरीला जीव है जिसे जो ना विषखार, ठीक है प्यारे बच्चों, विषखा पर भी कहते हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा कहानी में त्रिक्ष प्रचलित विश्वासी और रूढ़ियों का प्रतीक है। चलिए क्वेश्चन में प्रतिशत है, कवि कृष्ण को जगाने के लिए क्या क्या उपमा देते हैं। तो चलिए कवि कृष्ण को जगाने के लिए जो है ना ब्रजराज कुबर जाग गया, कमल के फूल खिल चुके हैं, उसके बाद जो ना कुमुदनियों का समूह उसके बाद संकुचित हो गया है, कमल दृश्य हाथों वाले कृष्ण उठिए। तो इस प्रकार से उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते प्यारे। तो देखिएगा अगली क्वेश्चन 64 नंबर बोला जा रहा है कि तुलसी सीधे राम से ना कहवाकर सीता से अपनी बात क्यों कहवाना चाहते। तो उत्तर होगा तुलसी अपनी जो है ना बात सीधे राम से ना कह करके सीता से इसलिए कहलवाना चाहते हैं ताकि सीता राम की धर्म पत्नी और प्रिया है। पुरुष अपनी पत्नी से बेहद प्रेम करता है तथा उसकी प्रत्येक बात को मान लेता है, इसलिए कभी अपनी बात सीधे राम से ना कहकर सीता से कहलवाना चाहती है। चलिए क्वेश्चन में यहाँ पर 65 है, चाटकी किसके लिए जो ना चाटकी, एक सेकंड प्यारे बच्चों यहाँ पर देख लीजिएगा, चाटकी जो प्यारे बच्चों है चाटकी किसके लिए तलष्टी है। तो उत्तर होगा चाटकी चाटक के लिए तलष्टी है। संध्या के समय चातक नदी के एक किनारे तथा चाटकी दूसरे किनारे रात भर वे अलग अलग रह करके एक दूसरे के विरह में तड़पती है। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन है, पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती है। तो उत्तर होगा पुत्र के लिए माँ हाल पर जो है ना सचेत रहती है, उसे डर लगी रहती है कि उसे कहीं लू ना लग जाए, बुखार ना आ जाए, सर्दी ना लग जाए, इसलिए अपनी गोद से कहीं नहीं उतारती है तथा अपने आंचल में के जो ना ओठ में छिपाए रखती है। क्वेश्चन नंबर 67 है कि प्रातः काल का नभ कैसा दिखता है। तो उत्तर होगा प्रातः काल का नभ पूर्णतः नीले भाग के समान यानी कि हो जाएगा स्वच्छ दिखता है, जिसकी लालिमा के साथ आने वाली उज्ज्वला हर के रूप में झोंकता नजर आता है। ठीक है, सुबह की बात की जा रही है प्यारे बच्चों, ठीक है प्रातःकाल। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग जल्दी से। तो देखिएगा प्यारे बच्चों यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन बोला जा रहा है 68 नंबर प्रश्न बोला गया है कि जन जन का चेहरा एक से कवि का क्या तात्पर्य है। तो देखिएगा पीड़ित और संघर्षशील जनता जो अपने जो है ना मानवीय अधिकारों के लिए संघर्षरत है, वे चारों ओर सभी न्याय शांति और जो ना बुद्धत्व के लिए जो ना प्रयासरत है, इसलिए कवि ने जन जन का चेहरा एक बताया है। चलिए क्वेश्चन 69 है, हरिचरण को हरिचरना क्यों कहा गया है। तो उत्तर होगा हरिचरण शब्द कुलित नगरीय संस्कृति परिचायक है, जबकि हरचरना ग्राम्य संस्कृति का हरिचरण से विशिष्ट व्यक्ति की पहचान होती है, पर हरचरना गांव में गरीबी फटेहाली दरिद्र और सहाय स्थिति का परिचायक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 होगा, डायरी का लिखा जाना क्यों मुश्किल है। तो उत्तर होगा डायरी जिसमें व्यक्ति के प्रतिदिन की घटनाओं और जीवन का वर्णन होता है, डायरी व्यक्ति के जीवन का दर्पण होता है। डायरी के लेखक मल्यज कहते हैं कि डायरी वही लिख सकता है जिसका जीवन नियमित और अस्थायी हो, आलसी प्रवाह कामचोर के दिशाहीन व्यक्ति डायरी नहीं लिख सकता, इसलिए कवि ने यह डायरी का लिखा जाना मुश्किल का है। मैं बता दूं 2025 में अगर आप लोग फाइनल एग्जाम दे रहे हो क्लास 12 का, तो ये जो क्वेश्चन करवाया हूँ 10 नंबर के लिए पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका पीडीएफ वगैरह मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर दे रहा हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने का 98-355, ठीक है प्यारे बच्चों 16-710, इस पर आपको अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 12 साइंस आर्ट्स क्लिक करके भेजना, मैं आपको ग्रुप में करूँगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों का लिंक आप जाकर के भी ज्वाइन कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।